इंडिया बोल रहा है मैं बात डबल स्टैंडर्ड की, वो भी अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की। एक ऐसी दोगली चाल जिसकी मिसाल शायद दुनिया के इतिहास में कहीं और देखने को मिले। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप आतंक को दुनिया का दुश्मन बताते हैं, आतंक के खिलाफ बड़ी बड़ी जंग की बात करते हैं, तो वही दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप रूस को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ की धमकी की दहाड़ लगा रहे हैं, सैंक्शंस के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से यारी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसके दामन पर आतंकवाद की स्याही लगी है, जो बरसों से अमेरिका का झूठा दोस्त रहा है, जिसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन दोस्तों ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का काम किया। वही डोनाल्ड ट्रंप उसी पाकिस्तान के साथ ईलू ईलू कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया भर में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आतंकवाद से बड़ा खतरा रूसी तेल लगता है। यह कमाल है डोनाल्ड ट्रंप का और उनके कारोबारी दिमाग का। पाकिस्तान के साथ कलबैयां कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, डील पे डील साइन की जा रही है। यह डोनाल्ड ट्रंप की दोगली नीति का नतीजा है। रूस से तेल खरीदने वालों को धमका रहे हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सैंक्शंस लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हताश हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराना चाहते हैं। अब इस मंशा पर भी सवाल है। नोबेल शांति पुरस्कार पर दावेदार, इस मंशा पर भी सवाल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज वाकई चाहिए था, तो सबसे पहले उन्हें गाजा के जेनोसाइड को रुकवाना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस डबल स्टैंडर्ड को दुनिया पहचान चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच कभी जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। थैंक्स टू अमेरिका, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, जिसने बिलियंस में सौदा किया रूस के साथ, और रूस से सिर्फ तेल ही नहीं खरीदा, रूस से फर्टिलाइजर, रूस से उर्वरक, रूस से केमिकल्स, रूस से यूरेनियम, रूस से संवर्धित यूरेनियम। और अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस से तेल खरीदने पर रूस को फंडिंग हो रही है। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान से डील करने पर, पाकिस्तान को पैसे देने पर, पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिलवाने पर क्या पाकिस्तान से सोना निकलेगा या पाकिस्तान से शांति का कबूतर उड़ेगा? क्या इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम दे पाएगी? रूस के तेल से आतंक और पाकिस्तान को फंडिंग से शांति की इबारत। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका, रूस, भारत, इन देशों के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता जा रहा है। और अब उन्होंने रूस पर एक और सैंक्शन लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस पर दूसरे चरण के प्रतिबंध के लिए तैयार है। सवाल यह कि आखिर दूसरे चरण के सैंक्शन में क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति को चुनौती दिया जा रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर कहीं ज्यादा सख्त आर्थिक कदम उठाएंगे। दरअसल पहले सैंक्शन के चरण में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के बैंकों, बड़ी कंपनियों, हथियारों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक लगाई थी। इसके बाद रूस को डॉलर और यूरो में लेन देन करने में बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब जब अमेरिका सेकेंड सैंक्शन की बात कर रहा है, तो रूस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। ट्रंप से पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो रूसी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आपको सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। To move to the second phase of sanctions against Russia or punishing Putin. How was your call with the Prime Minister of What do you Australia? think of all the to move to the second phase of sanctions against Russia or punishing Putin? How was your call with the Prime Minister of What do you Australia? think of all the तो सवाल यह कि अमेरिका की कैसी नीति है। एक तरफ वो दोस्त को दुश्मन बना रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं। डील पे डील साइन की जा रही है। पाकिस्तान को महान मुल्क बताते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताने में डोनाल्ड ट्रंप को कोई शर्म नहीं आती है। क्या ट्रंप की विदेश नीति पूरी तरह से स्वार्थ और अवसरवाद पर टिकी है? क्या ये वही अमेरिका है जो लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है, सबसे पुराना लोकतंत्र सो कॉल्ड, न्याय की दुहाई देता है? क्या रूस पर सैंक्शन सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि रूस अमेरिका के हितों को चुनौती दे रहा है?
सुपर पावर की इस राजनीति में दोहरा मापदंड साफ नजर आता है, जो मैंने आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जहां अमेरिका फायदे की दोस्ती देख रहा है और वहां जनता पूछ रही है पाकिस्तान से दोस्ती और रूस से दुश्मनी। क्या यही डोनाल्ड ट्रंप की नई वर्ल्ड पीस पॉलिसी है, नोबेल पॉलिसी सो कॉल्ड? क्या आतंकवाद से दोस्ती करके नोबेल का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा और रूस पर सैंक्शन लगाकर? साफ है, डोनाल्ड ट्रंप मतलब की राजनीति कर रहे हैं और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाला अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं। क्या ये ट्रंप की दोगली नीति नहीं है? और क्या ये सिर्फ दुनिया को डराने और अपने फायदे के लिए नहीं है? मैं सीधा सीधा साफ साफ सवाल पूछता हूं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम से। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर धीरज कौल, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्णिमा नाथ, नेता रिपब्लिकन पार्टी, यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर सिद्धार्थ दवे, विदेश मामलों के जानकार और विदेश नीति के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कौल साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। कौल साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, सेकेंडरी सैंक्शन में रूस को क्या बैन और झेलने पड़ सकते हैं, किस तरह के बैन का सामना करना पड़ सकता है? और रूस से तेल खरीदने पर दुनिया तेल खरीदे तो आतंक बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती से शांति का पैगाम जा रहा है। ये जो डबल स्टैंडर्ड, इसके बारे में भी जवाब चाहेंगे, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शन के बारे में पहले जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैन यू हियर मी? यस, लाउड ओके, एंड क्लियर। ग्रेट। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो क्विकली 1 मिनट में समराइज करता हूँ, जो अभी तक यूएस पे सैंक्शंस हमारे लगाए गए हैं, काफी एक्सटेंसिव हैं। तकरीबन $350 बिलियन का, जो 50% ऑफ रशियन फॉरेन रिजर्व है, उसको फ्रीज कर चुके हैं। 70% ऑफ रशियन बैंक एसेट्स हैव बीन फ्रोजन। कई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, गोल्ड, डायमंड, उस पर भी बैन लग रखा है। और ऑब्वियसली वो ब्लैक मार्केट गोल्ड डिफरेंट राउट से आ रहा है, टर्की एंड अदर प्लेसेस, वो एक फैक्ट है। लेकिन तकरीबन 2,500 लोग जो उनके अल्ट्रा वेल्थ इंडिविजुअल्स हैं, उन पे भी बैन लगा हुआ है। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हैं। तकरीबन 115 जहाज, याख्ट, 19 से 21 एयरक्राफ्ट्स, उन पे वो लगा रखा है। और तकरीबन अभी इसको और एस्केलेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और वो जो रशिया रूबल ट्रेड है, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि उसको एस्केलेट ना होना दिया जाए। कि रशिया और चाइना के जो इंटर रिलेटेड ट्रेड अब बढ़ रहा है रूबल के अंदर और रशियन करेंसी के अंदर, उस पे भी क्या हम किसी तरीके से इम्पैक्ट ला सकते हैं। अब जो ट्रंप ने बोला है कि देखिए, कैन यू हियर मी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। थैंक यू। हाँ, मैं ये कह रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट फेज है, आप देख रहे हैं ट्रम्प इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि दोनों जंगे जो गाजा में आपने पॉइंट आउट किया, उस पे इजराइल अभी पूरी तरीके से सुन नहीं पा रहा। और हमास ने भी सरेंडर नहीं किया है, तो वो एक अलग ही दुनिया है। लेकिन उसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वॉर में 1700 लोग मर गए लास्ट वीक टू बी एग्जैक्ट, वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। रशिया के ऊपर पहले भी बहुत प्रेशर, दबाव डाला गया, लेकिन रशिया डिडंट बज। और उसके बाद चाइना पे दबाव डाला गया। चाइना के पास ट्रम्प कार्ड है, जिसको हम बेसिकली रेयर अर्थ बोलते हैं। इंडिया के ऊपर अब दबाव है, आप देख रहे हैं 25%। अब नेक्स्ट फेज, इंडिया ने भी बज नहीं किया, तो अब नेक्स्ट फेज पे वापस रशिया पे आने का प्लान है, जिसमें तकरीबन कोशिश की जा रही है कि रशियन एनर्जी पे 500% टैरिफ की बात हो रही है। और यूरेनियम जो वहां से इंपोर्ट हो रहा है, जिसका एक्चुअली अमाउंट रिलेटिव इतना बड़ा नहीं है, तो रशिया को उससे इतना बड़ा फर्क शायद ना ही पड़े, वो भी आने की बात है। फिर रशिया से जो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, उसको इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि वो हमारी सेंट्रल कोर बेल्ट, जो फार्मर्स हैं, जो मागा सपोर्टर्स हैं, जो फार्मिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा गाज गिरेगा। तो उससे इसको अभी तक कुछ एरियाज को इससे सेपरेट रखा गया है और आगे भी एंटिसिपेटेड है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी आपने शायद बिटवीन द लाइन सुना होगा कि ट्रंप ने बोला है कि वी आर गोइंग टू फेज 2। और फेज 2 में वो दोबारा सैंक्शंस चाइना पे भी बात करेंगे। और होपफुली अब इंडिया में बैक फ्लो हो रहा है, जिससे मुझे लगता है इंडिया पे नहीं आएगी वो गाज, लेकिन आप बहुत ही जल्दी यूएस और चाइना के अंदर जो टैरिफ का गेम है, उसको एस्केलेशन जरूर देखेंगे। और ये स्पेशली एससीओ मीटिंग के बाद और भी एक रेड अलर्ट सिग्नल है कि देखिए, अभी जिस दिशा में दुनिया जा रही है, बहुत ही अच्छा चाइना ने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया एससीओ के अंदर। लेटेस्ट आपके डिफेंस के एक्सपर्ट पर बैठे हैं यहाँ पे, एंटी स्पेस एयरक्राफ्ट,
हाई एनर्जी लेजर वेपन, एआई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स इन डिफेंस, उस पे भी वो काफी आगे हैं। रोबोटिक्स के अंदर आपने देख, मैं आपके शो पे बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, चाइना इज काइंड ऑफ स्लाइटली अहेड ऑफ यूएस व्हेन यू टॉक अबाउट रोबोटिक्स। एआई में 19-20 का फर्क है। तो दुनिया के सामने आई मीन आई शुड नॉट यूज दीज वर्ड्स, बट कमिंग फ्रॉम यूएस, अनफॉर्चुनेटली चाइना इज स्टैंडिंग एज अ सेकंड पैरेलल टू अमेरिका, और दुनिया के देशों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। कौन कौन उनकी लॉबी में आ जाएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे, तो अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ यूएस। हमें इसे बहुत डेलिकेटली प्ले करना पड़ेगा। दिस गेम इज वे अबव ट्रम्प और एनी प्रेसिडेंसी। दिस इज अ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो अब इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो बहुत ही कौल डेलिकेट साहब टाइम मैं है, जो और देख इंडिया पा मुझे रहा लगता है बहुत हूं, अच्छा। जी कौल साहब मैं जो देख पा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप यूएस की इकोनॉमी को इतना हार्ड हिट करने वाले और डॉलर को इतना हार्ड हिट करने वाले हैं कि उनको यूएस की इकोनॉमी को और डॉलर को दोबारा खड़े करने में नाको चने चबाने पड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए, मैं ब्रिक्स के बीच में जो 11 साल पहले एक बैंक को लेकर सहमति बनी थी, उस पर काम Correct. काफी हद तक आगे जा चुका है। ब्रिक्स के बीच में एक करेंसी को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, जिसमें ब्रिक्स में डील हो गए। ब्रिक्स में सिर्फ 5 देश नहीं है, ब्रिक्स में अभी 11 देशों ने और ज्वाइन किया है, और कई देश कतार में है। तो ब्रिक्स वर्सेस G7 भी करेंगे तो ब्रिक्स पावरफुल नजर आएगा। अनटिल अनलेस इनका इंटरेस्ट साथ होना चाहिए। पता नहीं भारत और चीन गलवान पे बढ़ जाए, तो ये जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो कहीं इधर खेल ना कर जाए, वो नहीं हो तो फिर बात बड़ी दिक्कत वाली हो जाएगी। ये आपने $1 मिलियन पॉइंट रेज आउट किया है, क्योंकि वो खेल करेंगे। अभी तक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप, भारत के इंडिपेंडेंस से अभी तक का देख लीजिए, जहां जहां पे कोई भी नेशन स्ट्रांग होता है, वेस्टर्न कंट्रीज या जो भी आप भी समझ लीजिए, मैं नेम नहीं करना चाहता, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपने ये, क्योंकि मैं फाइनेंस से जुड़ा हूं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी फाइनेंशियल मार्केट इस टाइम काफी टर्मोइल के थ्रू गुजर रही है। इन्फ्लेशन टैरिफ के बाद 3.5% हो गया है। अमेरिकन ड्रीम इज फार अवे, जैसे कि आपके यहाँ पे लोगों ने पहले भी बताया। इसी वजह से बहुत प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर भी है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी हमारे इंटरेस्ट रेट यहाँ कटेंगे। 25 बेसिस पॉइंट से 0.5% कटेंगे। उससे एक बूम आएगा स्टॉक्स में, लेकिन उसके बाद आप वापस गिराव देखेंगे। तो अमेरिकन मार्केट आर वेरी वॉलेटाइल राइट नाउ। और दुनिया में गोल्ड आप देख रहे हैं कहां बढ़ रहा है। हम लोग एंटिसिपेट करते हैं शायद 4000 तक आउंस जाएगा, अभी 3600 पे है। तो आई वर्क विद द स्ट्रीट, सो मुझे फाइनेंशियल, आई कैन सी विच डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग। दिस इज वेरी अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगता है, लेकिन- दुनिया मूर्ख है क्या? मैं माथुर साहब से पूछना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है दुनिया मूर्ख है और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम सबसे शार्प है, सबसे चालाक है? सॉरी टू दैट काइंड ऑफ वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन बात सही है। वो पूरी दुनिया को मूर्ख समझते हैं और अपनी पॉलिसीज को सबसे स्मार्ट बताते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं विवेक, परेशानी क्या है। परेशानी ये है कि जब आपका पर्सनल ईगो, पर्सनल वेंडेटा जो आपके देश के ऊपर चला जाता है, आपके देश को नुकसान होना अवश्यम भावी है। ये आप समझ लीजिए। ट्रंप के जो एक्शंस हैं, उनका जितना विरोध अमेरिका के अंदर हो रहा है, उतना शायद मेरे ख्याल से अमेरिका के बाहर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके अधिकतर एक्शंस जो हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट के मेरे हिसाब से खिलाफ हैं। एक कर भिखारी देश को अपना मित्र बना करके और एक दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को अपने से दूर भेज करके कोई भी अक्लमंदी का कोई भी इसमें निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जहां तक सवाल इनके दोगलेपन का है, दोहरी नीतियों का है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। गाजा में अलग और यूक्रेन में अलग, वेनेजुएला में अलग, ग्रीनलैंड में अलग, कनाडा में अलग, पनामा में अलग, मैक्सिको में अलग। ये बिल्कुल उनका सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने इनकी मदद इसके नाम भेजे हैं और तो नोबेल पीस प्राइज के लिए, वो फिक्सेशन है डोनाल्ड ट्रंप का। और आप ये देख ले। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये बात अमेरिका को मालूम होनी चाहिए। इतने हजार सैंक्शंस उन्होंने रूस के खिलाफ लगा चुके हैं, कितने भी सैंक्शंस और लगा लें, रूस की शक्ति में मुझे लगता नहीं कि कोई कमी आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, और बहुत ज्यादा अगर आप उस देश को दबाएंगे तो ये एक बड़े डिजास्टर की तरफ भी बढ़ सकता है। 5000 से ज्यादा एटॉमिक आर्सेनल है रशिया के पास। अगर आप उसको इतना ज्यादा दबाएंगे, उसको पूरा तबाह कर देंगे, तो मुझे लगता है कि एक और बात जी माथुर साहब, कहीं ना कहीं प्लानिंग है वर्ल्ड के अंदर एक बड़े जंग की, अमेरिका की। जब तक एक बड़ा युद्ध नहीं होगा तब तक डॉलर रीस्टैब्लिश नहीं होगा।
मैं उसी ट्रंप को कोट कर रहा हूं। उसी ट्रंप ने कहा है कि हमारे जो मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनका प्रोडक्शन 3 टाइम्स बढ़ गया है। हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन के जो जितना इनका जो पूरा का पूरा कार्टल है वो इतना जबरदस्त उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका का ट्रंप साहब का पूरा गेम, क्योंकि हर चीज को वो डील बोलते हैं। ही इज ए बिजनेसमैन, ही इज नॉट ए लीडर, ही इज नॉट ए प्रेसिडेंट विदाउट एनी। और अब मैं बताता हूं आपको, अब आप ये देखिए कि किस प्रकार से सर मैं आपके पास वापस लौटूंगा, एक एक रिएक्शन में जल्दी जल्दी से ले लूं। दवे साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं बलदेव साहब, पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूं। फोकस क्या है कि कहीं से एस्केलेशन हो जाए, बड़ी जंग छिड़ जाए। डी डॉलराइजेशन की बात जिस तरह से चल रही है वो कहीं ना कहीं अमेरिका और ट्रंप के गले नहीं उतर रही है। और जितने भी मैंने एक्सपर्ट से बातचीत की और जितनी भी स्टडीज मैंने पढ़ी है उसमें बार बार ये बताया जाता है कि अगर कोई बड़ी जंग हुई तो ही अमेरिका को फायदा होगा। जी बिल्कुल शांडिल्य जी, पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को इंडिया डेली 24/7 के। आपने सही आंकलन किया है कि कोई बड़ा युद्ध होगा तभी ही यूएस को फायदा होगा। और जो आपके प्रोग्राम का जो मेन क्वेश्चन है, जो दोगलापन की बात है, इन दोनों को मैं क्लब करके आपको बताता हूँ, इतिहास में थोड़ा ले जाता हूँ आपके दर्शकों को। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में न्यूट्रलिटी का नाटक किया और गुप्त रूप से सीक्रेटली उसने जो ब्रिटेन और एलाइज कंट्रीज हैं उसको सपोर्ट किया। और ये सपोर्ट किस तरह से करता रहा, तो ये उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट है, यूएस के मिलिट्री हार्डवेयर है, वो सब उसको देता रहा टिल पर्ल हार्बर जब तक नहीं हुआ। तो वहां से ही अगर हम देखें तो उसका दोगलापन है वो दिखता है। कोल्ड वॉर में अगर हम आ जाते हैं शांडिली जी, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से वियतनाम का युद्ध करता है फ्रीडम और डेमोक्रेसी के नाम पे, और वहीं पे वो पाकिस्तान को, जो कि एक काफी हद तक एक मिलिट्री सरकार रही है, याह्या खान, उसके बाद जियाउल हक थे, जनरल जियाउल हक थे, तो सारे के सारे मिलिट्री एड, वेपन्स, डॉलर सब कुछ दिया। जबकि वही पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद और युद्ध को बढ़ावा दे रहा था। तो भारत को वो डेमोक्रेसी कहते हुए कभी सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनका मकसद था कि सोवियत यूनियन को काउंटर करना। ये मैं बात बता रहा हूं आपको शीत युद्ध के समय की। अफगानिस्तान में अगेन सोवियत संघ के खिलाफ जो है वो तालिबान और मुजाहिदीन को उन्होंने खुद ट्रेन किया, आर्म किया, और उसके बाद 2001 के बाद इन्हीं को उन्होंने टेररिस्ट कहकर युद्ध उनके साथ छेड़ दिया। ये जो है अमेरिका की हिस्ट्री साफ है। उनकी फॉरेन पॉलिसी का दूसरा नाम है डुप्लिसिटी। कभी पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, कभी तालिबान को फ्रीडम फाइटर कह दिया, कभी ईरान को WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर तबाह कर दिया। और लोकतंत्र और न्याय उनके पोस्टर्स हैं, असली एजेंडा और हमेशा स्वार्थ और अपॉर्चुनिज्म रहा है। एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में मानता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है कि आखिर इस तरह का डबल स्टैंडर्ड क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। बलसे साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूं। बलसे साहब, देखिए, जो अमेरिका है वो अपना हित देखता है, और जहां तक ये बात कही गई है कि जब तक बड़ा युद्ध ना हो जाए तो अमेरिका को फायदा नहीं होगा, अमेरिका कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं चाह रहा। वो इसलिए नहीं चाह रहा कि बार बार जब भी जेलेंस्की कोई लॉन्ग रेंज वेपन की बात करता है और स्ट्राइक करने की बात करता है तो अमेरिका उसको विड्रॉ कर लेता है। अमेरिका अपनी धरती पर बैठ करके यूक्रेन के कंधों पर रख के बंदूक चला रहा है, वहां से लड़ाई लड़ रहा है। और अमेरिका को भी ये पता है, अगर किसी तरह से, या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज को, नेटो को पता है, किसी तरह से अगर कोई अटैक उसके ऊपर में होता है रशिया के ऊपर, तो रशिया की मिसाइल जो अमेरिका तक जाएंगी। उन्होंने कई बार निशाना लगा दिया कि ये न्यूयॉर्क में भी जा सकते हैं, वाशिंगटन में भी जा सकते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए जो ये एक क्या है, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो इसमें अमेरिका ने ये सोचा था कि हम सैंक्शन लगा करके इकोनॉमी ध्वस्त कर देंगे, लेकिन रशिया की इकोनॉमी और बढ़ती गई। तो ये जो सैंक्शन का बिजनेस है, सैंक्शन बिल्कुल बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से इन्होंने यूक्रेन को बर्बाद करा दिया। सैंक्शन के चक्कर में इन्होंने, अगर इनको ऐसा ही सपोर्ट करना था तो पूरे कम से कम इनको एक अच्छा सा जो है एयर डिफेंस तो दे देते, जिससे कि अपने कंट्री के, अपने शहरों के या की रक्षा तो कर लेते। लेकिन वो एक हाफ हार्टेड वे से जब उसके ऊपर अटैक होते हैं तो सब बातें करते हैं, यूरोप वाले भी मिल करके और बात करके, जो कुछ मुद्दा निकलता नहीं है। और जो है, आप जब तक सैंक्शन लेंगे तब तक तो करेंगे, तब तक तो रशिया बर्बाद कर देगा, कर ही रहा है। जो संडे को उन्होंने 1000 जो है ड्रोन डाल दिए, 13 मिसाइल डाल दी, उनके ऊपर बर्बाद कर दिया। इनके जो है कैबिनेट जो भवन था उसको खत्म कर दिया लीडरशिप के ऊपर में। तो आप बात समझने की यहाँ होनी चाहिए
के बैठ करके बात की जाए। और रशिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि रशिया की भी इकोनॉमी बहुत ध्वस्त हो रही है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार जब भी प्रेसिडेंट पुतिन को मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये जो है मामला युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमी और वहां पे भी काफी त्राहिमाम है। रशिया के अंदर में भी रशिया को जो है नॉर्थ कोरिया जैसे जगह से सेना लेनी पड़ रही है, क्रिमिनल्स को लड़ा रहे हैं, बीमारों को लड़ा रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ की जो अभी ज्यादातर जो इकोनॉमी है वो युद्ध में जा रही है। तो इस तरह से देखते हुए इसमें रशिया को भी आगे आना पड़ेगा, और अगर आकर के कुछ जो है रियायतें ढीली करके तभी जाके युद्ध बंद हो सकता है, और नहीं तो इसका बड़ा जो है विस्तार हो जाएगा और बहुत ध्वस्त हो जाएंगे सभी कंट्रीज, जिसमें कि जो सभी यूक्रेन तो बर्बाद हो ही चुका है। और रशिया ने जो सोचा था इनिशियली, उन्होंने ये सोचा था कि हम कठपुतली सरकार लगा देंगे और यहाँ की जो जनता है वो हमारे फेवर में है, लेकिन रशिया का भी मिसकैलकुलेशन रास्ता तो कोई बीच का निकालना पड़ेगा। और जब बाद में, ये बात आप सही कह रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि उसके बाद में जो है जब जो उसके टर्की के अंदर जो युद्ध विराम की इनिशियल बात हो रही थी, उसने जाके रशिया भी मान गया था, यूक्रेन भी मान गया था, जाके यूके ने उसमें जो इनका पहले प्राइम मिनिस्टर था उसने जाके अड़ंगा लगा के उसको बर्बाद कर दिया। नहीं तो ये युद्ध इतना एस्केलेशन पर अभी रह क्या गया। बल्कि ये कहते हैं कि जब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, भाई तुम रिकंस्ट्रक्शन तो तब करोगे जब युद्ध बंद हो जाए। अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन अभी कर दिया फिर वो बर्बाद हो जाएगा कि हम उनके फ्रीज कर रहे हैं वो रशिया के एसेट से इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सब बेकार की बातें हैं, कोई इनकी कंस्ट्रक्टिव या कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, बस अभी ऐसे। और जहां तक रशिया का बात है, रशिया ने कहा कि भाई यूक्रेन शामिल होना चाहता है नेटो में, उसके बाद फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, धमकी दी रशिया ने उनके ऊपर अटैक करें। क्या अटैक किया? कुछ नहीं। रशिया का तो इरादा ये था कि भाई जैसे क्रीमिया को मिला लिया इसको भी मिला लेंगे और जो है अपना। अच्छा, नहीं कमाल सवाल भी इनसे बड़े कमाल पूछे जाते हैं रशिया को लेकर। वहां जो मैं वहां के कुछ मेरे पत्रकार भाई हैं जो सवाल पूछते हैं, उस चक्कर में पड़ गया। उन्होंने वो सवाल कैसे पूछेंगे, आले मेले बाबू ने थाना थाया। अरे भाई इस तरह का सवाल होता है? आप सवाल पूछिए, मेले बाबू ने थाना थाया मत पूछिए। आप पूछिए कि भाई आपने पाकिस्तान से डील की, क्या पाकिस्तान दुनिया भर को अच्छी चीजें देता है? क्या एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान? किन लोगों को पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है? पाकिस्तान ने तालिबान को पनाह दी हुई। क्या ये बात अमेरिका नहीं जानता है? CIA नहीं जानती है? बिल्कुल जानते हैं इस बात को। अमेरिका ने पाकिस्तान ने TTP को पनाह दिया हुआ, क्या ये बात नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं इस बात को। लेकिन वहां की मीडिया भी सवाल नहीं पूछ रही। भाई आप पाकिस्तान से डील पे डील किए जा रहे हो। आप कह रहे हो रशिया के पास जो पैसा जा रहा है उससे जो है वो हिंसा बढ़ रही है, यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं, रूस में लोग मारे जा रहे हैं। अरे भाई आप जो डील कर रहे हो उसका क्या? आपका ट्रेड जो अमेरिका का रूस के साथ है उसका क्या? आपका ट्रेड जो पाकिस्तान के साथ है उसका क्या? पाकिस्तान उन पैसों का इस्तेमाल कहां कर रहा है? पाकिस्तान उन पैसों का इस्तेमाल बलूचिस्तान के लोगों को कुचलने के लिए कर रहा है, बलूचिस्तान की माता बहनों की इज्जत को लूटने के लिए कर रहा है, उनके कन्वर्जन के लिए कर रहा है। वहां पर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, वहां लोग मारे जा रहे। कमाल नहीं दिख रहा है इस आदमी को? मतलब ये तो कमाल की नीति, और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना करने वाला कोई नहीं है। ब्रिक्स देशों को छोड़ दिया जाएगा, कुछ यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हुए हैं। मैं इस पर पूर्णिमा जी का रिएक्शन चाहूंगा। पूर्णिमा जी। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। भाई अमेरिका तो लोकतंत्र की आवाज है ना पूर्णिमा जी, जो जैसा वो लोग दावा करते हैं, जैसा आप लोग कहते भी हैं। कहां चली गई ये लोकतंत्र की आवाज? क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र फल फूल रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। मैं 2-3 चीज बोलना चाहूंगी। पाकिस्तान की बात जब आती है, अभी रिसेंटली एक पिक्चर वायरल हुआ है पाकिस्तान में फ्लड एड के हिसाब से कुछ कार्गो चला गया। वहाँ पे दिखाया गया कि डिप्टी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आर्मी ऑल्सो इज देयर। तो कौन सा डिप्टी जनरल वहाँ पे जाता है अमेरिका से फ्लड की सामान वहाँ पे डिलीवरी करने के लिए? पिक्चर वायरल हुई, आप देख लो। बट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन मिस्टर ट्रम्प्स हेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट वन थिंग इज क्लियर सर, when he talks about business, he's a warmonger जो हमें पता समझ नहीं आया था पहले। पीस जो पीस प्राइस के लिए भाग रहे, और at the same time he's actually changing the name of Department of Defense to Department of War। और ये बोल रहे थे कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जब था 19 मेरे ख्याल से 47 में चेंज हुआ। इसका क्या मतलब है कि उससे पहले नाम जब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर था तब सब जो युद्ध उन्होंने जीता था। ये एक पोस्चरिंग बना रहा है, वो सब जगह में जाके उंगली करेंगे। इंडिया
if you think from a perspective of any other country than America, मुझे आप एक बात बताइए कि कोई भी और कंट्री अमेरिका को ट्रस्ट कैसे कर सकता है? कुछ अभी तो वेनेजुएला के ऑयल को कब्जा करने के लिए लगा हुआ है। अब वहाँ पे ग्रीनलैंड की बात आप कर रहे थे, ग्रीनलैंड में मिनरल्स है, हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, वो कब्जा करने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली कहते कि चाइना वहाँ पे है, रशिया वहाँ पे, वी अंडरस्टैंड दैट। एट द एंड ऑफ द डे when we talk about Russia also, रशिया में अभी नया प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जो कब्जा किया है रशिया यूक्रेन के पार्ट, उसमें वो बेसिकली विल बी रन बाय अमेरिका। कैन यू इमेजिन? जो 15% एक्चुअली रेयर अर्थ वहीं से आता है। और तो आप ओवरऑल रशिया की बात करो तो ओवर 10,000 सैंक्शंस लगी हुई है सबसे। यूनाइटेड स्टेट्स भी 2,000 के ज़्यादा लगा के रखे। तो हुआ क्या है, अभी उनके $350 बिलियन एसेट, रशियन एसेट कब्जा करके उनसे इंटरेस्ट लेके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है कब्जा किया, यूईयू कब्जा किया $23 बिलियन एसेट, यूके कब्जा किया $22 बिलियन रशियन एसेट, अब स्विट्जरलैंड कब्जा किया $8 बिलियन रशियन एसेट। अब ऐसे देख सकते हो बाकी कंट्री कितना एसेट कब्जा करके उसके ऊपर इंटरेस्ट लेके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए। और पूर्णिमा जी, एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, और यही वो देश हैं जो IMF से पाकिस्तान को लोन दिलवा रहे हैं, रशिया के एसेट्स पर कब्जा कर रहे हैं, और पाकिस्तान को मॉनेटरी फंड से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे दिलवा रहे हैं। क्या कमाल की ये दुनिया चल रही है। आतंकवाद के नाम पर ऐसा घड़ियाली आंसू बहाया जा रहा है और ऐसा रोना पीटा किया जा रहा है कि इसकी कोई इंतहा ही नहीं है। मतलब इससे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड कुछ और हो ही नहीं सकता। पूरा कर लीजिए, फिर धीरज कौल जी आपके पास आ रहा हूं। सर, आपने पूछा था डेमोक्रेसी के बारे में, मुझे तो डर लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा कि नहीं। और ये एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे लोगों को प्रोटेस्ट साइड से पिकअप करा जा रहा है, मास्क एजेंट से, आईस एजेंट से। आप कोई डिसेंट नहीं कर सकते हो, प्रेसिडेंट ट्रम्प के कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर FBI CIA अनलिश करा जाएगा। आप यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो मागा मॉब है आपको कैसे हरास करते, जो द सेम पर्सन दैट आई हैव एक्चुअली सपोर्टेड फॉर द 9 years सर। अब इनके पॉलिसी के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। आप कह दो तो डेमोक्रेट बन जाते हो, कह दो तो इंडिया की स्टूज हो, कह दो तो पूर्णिमा जी, आप लोग भी संभल कर आइएगा। हमारा चैनल डिजिटल टीवी के माध्यम से 192 देशों में देखा जाता है, आपके देश में भी देखा जा रहा हो सकता है एक आध मेगा सपोर्टर, मागा सपोर्टर जो है वो आपको ना देख लें, नहीं तो फिर जो आपसे भी सवाल पूछेंगे कि आपने इंडियन टेलीविजन पर बैठकर, नेशनल टेलीविजन पर बैठ के इस तरह से कहा है। सर मुझे तो कह रहा है मैं रशियन स्टूज हूँ, मैं रशिया, मैं यहाँ पे कांग्रेस के लिए रन कर रही हूँ कि रशिया के लिए रन कर रही हूँ, ऐसे बोला जा रहा है। अच्छा, आपको KGB एजेंट बता दिया क्या? हाँ, रे मुझे रशियन एजेंट बता दे रहे। मेरे को रशिया अगर $1 मिलियन भेजता तो मुझे अच्छा लगता कि भेज दो मुझे $1 मिलियन यार, कुछ तो फायदा बने मेरा फाइनेंशियली। धीरज कौल साहब को भी फोन आ रहा है, मुझे लगता है। कौल साहब, आप कनाडा एजेंट हो, मैक्सिकन एजेंट हो? आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी, कैन यू रिपीट? मैं कह रहा हूं आपको तो कहीं नहीं है कॉल कि आप मैक्सिकन एजेंट हो या फिर कनाडाई एजेंट हो? ओह नो, नॉट एट ऑल। चलिए, खुदा खैर करे, ऊपर वाला का शुक्र है, कम से कम आप बचे हुए हैं। पूर्णिमा जी तो बड़ी मुश्किलों में घिरी हुई हैं। लेकिन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि पूर्णिमा जी ने कहा, भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रशिया के माल जो है वो सीज कर लिए गए और पाकिस्तान को एड दिया जा रहा है। मैं पाकिस्तान को देने के खिलाफ नहीं हूं, मैं टेररिज्म को देने के खिलाफ हूं और रशिया पर सैंक्शन के खिलाफ हूं। कौल साहब। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मैटर ऑफ फैक्ट, कल ही मैं यहाँ पे शोज देख रहा था CNN के, और वहां पे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन रेज किया जा रहा था कि हम ऐसे देश को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है। अनफॉर्चुनेटली, आई हैव नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तानी जनरल पीपल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, गुड, आई हैव गुड फ्रेंड्स। गवर्नमेंट की पॉलिसी की क्रिटिसिज्म हो रहा है, नॉट अ कंट्री और रेगुलर डेली रोजमर्रा के लोग, जो कि मोदी जी भी बोलते हैं। लेकिन वहां पे ये इश्यूज तो है। और दूसरी बात ये है कि एक डिसेंट, मतलब पहले जो NSA थे, उनके भी इंटरव्यूज आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो ट्रम्प के इमीडिएट एडवाइजर्स हैं वो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन शायद नहीं है कि वो उनको एक समझा पाए कि इंडिया इज एन एसेंशियल अलाई फॉर US, और इंडिया को आप एक वॉर के बाद उसके जनरल को अपने व्हाइट ऑफिस में बिठाएंगे तो पब्लिक सेंटिमेंट क्या होगा।
जो 25 साल से किया हुआ काम है, उसमें जो डेंट क्रिएट हुआ है, आई जेन्युइनली फील उसमें बहुत समय अब रिपेयर को लगेगा। ये बात सही है कि ट्रम्प के डायरेक्ट इंटेंशंस वैसे ना हो, लेकिन वो परसीव ऐसे भारत में मीडिया में और यू नो ओसीआई इंडिविजुअल्स जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यहाँ पे हैं, उनके अंदर भी ये महसूस हो रहा है और पूर्णिमा जी बैठी हैं, वो भी इस बात पे एग्री करेंगी कि काफ़ी पेन हुआ और क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा दर्द आपको तब होता है जब आपके काफ़ी भरोसेमंद आदमी ही आपके साथ कुछ ऐसा करे, आपके ज़मीन के नीचे से पैर के नीचे से ज़मीन खिंच जाए, यू आर टोटली अनप्रिपेयर्ड। और देखिए ये समझना ज़रूरी है, मैं बार-बार इसी बात पे आता हूँ, कुल मिला के घुमा के अगर आप फाइनेंस को फ़ॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने लगेंगे। अभी वर्ल्ड जिस डिसरप्शन के थ्रू गुज़र रहा है, अभी भी प्री रिसेशन की हमारी यहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। हम ऑलरेडी चाइना के साथ कम्पीट कर रहे हैं। चाइना का एक्सपेंशनिज़्म एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ऑल्दो इस आपदा में अवसर जो भारत और चाइना के रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं क्या नहीं, आप उसे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर नहीं, सकते हैं? आप ये ट्रम्प एक के सवाल है। आप ट्रम्प के लेकिन इंटेंशन लेकिन को थोड़ा डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जैसे कि पूर्णिमा जी ने भी कहा, कौन सा देश ऐसा है जो फ्लड रिलीफ एड के साथ अपने आर्मी ऑफिसर को भेजता है, चीफ आर्मी ऑफिसर को भेजता है, या फिर हाई रैंक आर्मी ऑफिसर को भेजता है? कोई एक देश गिनवा दीजिए देखिए भाई। देखिए मैं हम एक बात भारत भी आपको अगर कोई एड भेजता है तो अपनी डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भेजता है, या कोई नहीं, भी कंट्री ऐसा ही करती है? ये आपने बहुत अच्छी बात की और इसके ऊपर वाइड अक्रॉस रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत क्रिटिसिज्म मिला था जब गवर्नमेंट की पॉलिसी थी यूएस एड, जो हमारी एड की वजह से कई अफ्रीका में बच्चों को वैक्सीन्स लगते हैं, खाने को रोटी मिलती है, एजुकेशन मिलता है, इंटरनेट मिलता है, हमने उसे क्यों काटा? उस पे इलॉन मस्क ने भी बहुत बोला था, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ मस्क। और ऐसा नहीं है कि हर चीज जो ट्रम्प कर रहे हैं उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। लेकिन कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं जो आपने अभी रेज किया, ये अमेरिकन सोसाइटी ओवरऑल इज वेरी हाउ टू से पीपल वांट टू डू थिंग्स फॉर अदर। अमेरिका की हिस्ट्री उठाइए, उठ के बहुत हाँ हार्ड वर्किंग लोग हैं जो दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब आप रिलीफ काटेंगे तो लोगों को दर्द होगा। बिल गेट्स तक ने उठ के बोला था ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे उनके एक्शंस को प्रिडिक्ट करना, ये सारे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस इस बात को समझते हैं, वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड तरीके से काम करते हैं, नॉट अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। और उसके जो इम्प्लीकेशन होंगे कंट्री के लिए, वो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि शायद वो उसमें टाइम लगेगा डैमेज रिपेयर में, इसके कोई गोल्ड कोटिंग नहीं की जा सकती। फाइनेंशियली स्पीकिंग इट्स अ ब्लंडर जो अभी हो रहा है। इस टाइम दुनिया को चाहिए कि ग्रोथ और प्रोग्रेशन की तरफ बढ़े, एआई की तरफ बढ़े। हमारी ग्लोबल वार्मिंग के, आप इंडिया में बैठे हैं, मैं ग्लोबल वार्मिंग पे लेक्चर देता हूं, मैं माधुर साहब आपको कुछ कहना अगर चाह रहे डाटा हैं दूं जी? आपकी नींद उड़ जाएगी। वर्ल्ड के सामने इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग और अनइवन वेदर्स के इतने एक्सट्रीम अगले 10 साल में प्रिडिक्शंस हैं, आप सो नहीं पाएंगे रात को। हम किन मसलों में, जंगों में पड़े हुए हैं। अभी हम ट्रम्प लोगों को साहब चाहिए तेल कि निकालने हम में लोग बिजी हैं। अभी ट्रम्प साहब दुनिया का तेल निकालने में बिजी हैं। पहले दुनिया का तेल निकाल लें, उसके बाद जो है वो रेस्क्यू रिलीफ पर बात हो जाएगी। कॉल साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नेक्स्ट वर्ल्ड 2.0 और क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया को किस प्रोग्रेस नहीं के नहीं, राह अभी पे पहुंचा डोनाल्ड, सकती है, लेकिन हम उसको अभी कहां पे ट्रम्प यूज कर साहब रहे हैं, दुनिया हम का, कहां पे दिमाग लगा रहे हैं। कॉल साहब अभी ट्रम्प साहब दुनिया का तेल निकालने में बिजी है, आप कहां परेशान हो रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम एआई टेक्नोलॉजी, अभी रुक जाइए। अभी हम तेल के एरा में चल रहे हैं। एक आया था स्टोन एज, फिर आया फायर एज, अभी हम फिर से ऑयल एज में आ गए 100 साल पीछे। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? माथुर सर, उसके बाद मैं दवे सर और बंसी सर आपके पास आ रहा हूं। हाँ विवेक, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो धीरज कह रहे हैं उसके आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पाकिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान हैज हैड 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल, देन दे हैव हैड सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइम्स, और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल थ्रू आउट रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है, ट्रंप भी जानता है। ट्रंप ने सिर्फ अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से, ये लीडरशिप की वो नहीं है। दिस इज नो लीडरशिप। किसी दुनिया के सबसे ताकतवर देश का जो राष्ट्रपति है, अगर वो इतने इमेच्योर डिसीजंस लेता है, तो मुझे लगता है कि उसको उस देश का राष्ट्रपति रहने का कोई हक नहीं है। ये बात अमेरिका की जनता को समझने की आवश्यकता है। आप मुझे बताएं वेनेजुएला में वो क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताएं तेल निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है, ईरान में B-52 बॉम्बर्स ने क्या किया था, किस प्रकार से हम डबल स्टैंडर्ड की हम जहां तक बात करते हैं। आप देखिए ये बहुत ज्यादा मैं क्या करूं माथुर सर? डोनाल्ड ट्रंप को तेल का बड़ा शौक है, मैं क्या कर सकता हूं बताइए आप। देखिए मैं और आपको इतना मैं और बता रहा हूं विवेक, ये बात मेरी नोटिस करना। आप
कोई जी। भी सैंक्शन कितना भी बढ़ा ले, इतना सैंक्शन लगाने के बाद वो रशिया का कुछ नहीं कर पाए। रशिया वही कर रहा है जो वो चाहता है, और जब तक रशिया को अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल जाएंगे, जी। अमेरिका और नो अमेरिका, ट्रंप और नो ट्रंप, दे विल गो ऑन। लेकिन वही दवे साहब कुछ कहना चाह रहे, लेकिन वही बात है ना फिर कि फिर विवेक जी, ये सब ड्रामा मैं रचने की क्या आवश्यकता है? ये ढकोसला विवेक क्यों जी, कर रहे हो आज भाई? मत करो जी ढकोसला, विवेक अपने जी, पिन पॉइंट एजेंडे पर आइए। दवे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एक सेकंड, दवे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जी दवे साहब। छोटा सा इंटरवेंशन मैं यहाँ पे नहीं नहीं, आप अपनी चाहता बात हूँ। पूरी कीजिए। हाँ। जी जी, देखिए, आप जो प्रश्न है कि क्या ट्रंप की विदेश नीति पूरी तरह स्वार्थ और अवसरवाद पर टिकी है, तो बिल्कुल। जवाब बिल्कुल हाँ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जानना दर्शकों को आवश्यक है कि ट्रंप की जो विदेश नीति का जो आधार है वो सेल्फ इंटरेस्ट है। और इसको ये कौन कह रहा है? ये वहां के जो एक्स एनएसए हैं, उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप थ्रू अवे इंडियन टाइज फॉर फैमिली बिजनेस इन इस्लामाबाद। ये चीज जो जैक सुलिवन है, फॉर्मर एनएसए रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस, क्योंकि उनका कुछ क्रिप्टो का एक एसोसिएशन, एक बिजनेस है जो पाकिस्तान के साथ उनका चल रहा है, तो प्योरली वो पाकिस्तान को भी, आसिम मुनीर को भी अगर लंच पे बुला रहे हैं, अपनी गोद में बिठा रहे हैं, वो प्योरली फॉर हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट। ये मागा और ये सब जो है, ये सब पूरा एक फेकरी है। इसमें कहीं ना कहीं पे ये चीज जानना आवश्यक है दर्शकों को कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल, उसका बिजनेस इंटरेस्ट, उसकी फैमिली का बिजनेस इंटरेस्ट, उसी को ये आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और ये दूसरा जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, वो सैंक्शंस लगाना, जो उनकी जो बात है कि कहीं पे चीन पर दबाव डालना, ये सब किस नाम पे कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पर, युद्ध खत्म करने के नाम पर। बट अल्टीमेटली उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और दूसरा ये एक हेजेमोनिक कंट्रोल जो है वो बनाए रखना चाहते हैं। ये एक छोटा सा मेरा इंटरवेंशन था जो मैं आपसे चाह रहा था इस मामले में। नहीं, लेकिन फिर से वही सवाल, फिर से वही है जो आपने कहा कि स्वार्थ और जो पर्सनल पर्सनल, हाँ, पर्सनल इंटरेस्ट की राजनीति हो रही है। तो फिर दुनिया में इतना सन्नाटा क्यों है? खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना सन्नाटा क्यों है? क्यों कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है? ब्रिक्स तो फिर भी खड़ा हो रहा है, एससीओ हुआ, ब्रिक्स हुआ, जो एससीओ की वर्चुअल मीट है वो होने वाली है। देखिए, ईयू अब वो ईयू नहीं रहा जो पहले था, यूरोपियन यूनियन। और उसमें भी जब ब्रेक्सिट यूके बाहर हो गया है, यूरोपियन इकोनॉमी जो है, यूरोप की इकोनॉमी अभी बहुत ही एक नाजुक दौर से गुजर रही है। तो कहीं ना कहीं पे ईयू खुद एक ऐसी सिचुएशन में है, ऐसे स्टेटस में है कि जहां पे वो इतना असर्टिव कैसे हो, वो ये भी सोच रहा है कि क्योंकि उनके भी जो है वो बिजनेस इंटरेस्ट है। वो यूक्रेन को अगर आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन कंट्रीज का भी एक बिजनेस इंटरेस्ट है जो फर्टिफाई होता हुआ दिख रहा है। तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसलिए चुप हैं। मुझे ताज्जुब इस बात पे हो रहा है कि अमेरिकन मीडिया क्यों चुप है, अमेरिकन मीडिया क्यों शांत है, अमेरिकन डेमोक्रेट्स क्यों शांत है इस बारे में। वो क्यों खुल के बाहर नहीं आ रहे, इस चीज को क्यों उजागर नहीं कर रहे हैं, जो कि जैक सलिवन ने इस बात को बताया है। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि किस तरह से जो नवारो बोल रहे हैं उसके खिलाफ उनके सामने एलॉन मस्क ने भी आज बात बताई है। लेकिन ओवरऑल जो मीडिया है वहां पे क्यों बिका हुआ है, मीडिया चुप है। वहां का जो सवाल पूछ रहा है वही सवाल मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, आप विश्वास करेंगे नहीं। वो सवाल पूछ रहे हैं, मेले बाबू ने थाना थाया, वो मतलब थोड़ा सा उस लैंग्वेज में, पुचकारने वाले लैंग्वेज में। तो इस तरह की सवाल जब पूछे जाएंगे तो जवाब लाजमी है, क्या जवाब आना है वो सबको पता है। पूर्णिमा नाथ जी के पास आ रहा हूँ। पूर्णिमा नाथ जी, सैंक्शंस पे सैंक्शंस और अमेरिका का बढ़ता डेट, आप क्या देख रहे हैं अगले 2-3 साल में यूएस के लिए? सर, आपने एक बात बताया था कुछ देर पहले कि सब वॉर होने से किसका ज़्यादा फायदा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मैं देख रही हूँ कि डी डॉलराइजेशन इज एन इशू फॉर अमेरिका। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार कैंपेन ट्रेल में भी बोला था कि ब्रिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा तारीफ लगाएंगे और उनको सेपरेट करेंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली एक इंटरव्यू में ये भी बोला था, रशिया और चाइना को
अनयूनाइट करेंगे। लेकिन एससीओ में वो क्या दिखा, और एससीओ में मोदी जब चले गए थे वहां पे, जो मोदी जी ने पोस्ट किया, उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट, वेरी स्पेसिफिकली उन्होंने रशिया, इंडिया, चाइना का जो एक युति है उनको दिखाया। इसका मतलब नहीं है इंडिया सडनली चाइना के पॉकेट में चले गए एक्सेट्रा। इंडिया को अपनी तरफ से देख के वो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना है और नॉन अलायंस पॉलिसी मेंटेन करना है। ट्रम्प को पसंद आए कि नहीं आए, दैट इज डिफरेंट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इंडिया की सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए इंडिया को ये पॉलिसी अपनाना पड़ेगा। और अमेरिका जिस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर एनीबडी। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो पहले कहा था कि मैंने एक दिन में रशिया और यूक्रेन की युद्ध बंद करवा दूंगा, मैं गाजा की और इजराइल और ईरान की ये सिचुएशन बंद करवा दूंगा, अभी 6-8 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो एक नया वॉर अगर नहीं छेड़ा गया तो फिर अमेरिका को फायदा कैसे होगा? वो वेपन कैसे सेल करेंगे? वो ऑयल कैसे कब्जा करेंगे? वो डॉलराइजेशन का जो डी डॉलराइजेशन सिचुएशन को उसको कैसे मेंटेन करेंगे? अब रशिया की बात करें ना, अब रशिया को सैंक्शन किया है उनके स्विफ्ट जो मैकेनिज्म है उसको यूज करने में। अब दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ब्रिक्स केम। अभी कोई भी कंट्री डर जाएंगे कि ना, हमें हम अगर डॉलर में हम लोग बिजनेस करेंगे तो हमें हमारे ऊपर टारगेट करा जा सकता है एनी टाइम। एग्जैक्टली, बिग पॉइंट। अपने लेकिन सर, अपने कल की ट्वीट देखो जेडी वांस की, वेरी 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 डेंजरस एंड एक्सट्रीमली कंसर्निंग। आप अगर नहीं देखे हो, मैंने पोस्ट किया है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि किलिंग नार्को टेररिस्ट और गुड यूज ऑफ आवर मिलिट्री। आप ये समझो कि नार्को टेररिस्ट को मारे कहाँ पे? एक बोट में, इंटरनेशनल वाटर में। सर, अमेरिका ये कह रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ और किसी के ऊपर कर सकता हूँ। तो आज इंडिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, रशिया हो सकता है, वेनेजुएला हो सकता है, क्यूबा हो सकता है, XYZ हो सकता है, डजेंट मैटर। दे थिंक दे आर द सुप्रीम and decision maker and they can do anything. sir, this is dangerous। ये अमेरिका का ये सिचुएशन अभी ट्रम्प आने के बाद हुआ है, पहले करते थे ऑब्वियसली। डेमोक्रेट्स आर नो सेंट, डेमोक्रेट्स भी यही काम करते थे, लेकिन वो लोग अंडर द कवर करते थे। अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सारा कुछ बेनकाब कर दिया, वेल सारा निकाल दिया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का रीनेमिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ वॉर इज नॉट जस्ट सिंबॉलिक सर, दिस इज ए स्टैंड ऑफ अमेरिका कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और कभी भी कर सकता हूं और तुम्हें उड़ा भी सकता हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ आप क्या फॉलो करोगे? आप इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है यूएन, इनका क्या रोल क्या है? अब कुछ दिन पहले मार्को रूबियो ने मैं पैलेस्टाइन जो गाजा का सिचुएशन है, मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं इजराइल को सपोर्ट करती हूँ बिकॉज ऑफ द सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस। बट एट द सेम टाइम यूएन यहाँ पे है बोल के आप इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए आप उनके वीसा आपने जब्त कर दिया। ये अभी कभी भी हो सकता है, किसी भी ऊपर, किसी के ऊपर हो सकता है, इंडियन के ऊपर डाल सकता है कि आप यूएन एक्सेस नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर बाइंग रशियन ऑयल। भाई ये क्या चक्कर है? व्हाट इज दिस? तो इसका मतलब क्या है? यूएन की आइदर यूएन को बंद करवा दो फुल्ली और इसका हेडक्वार्टर यहाँ से निकाल दो। दिस इज डेंजरस। The way America is posturing and positioning itself नहीं, is स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प। सर, ये वही तो मैं कह रही हूँ, डेमोक्रेट सेंट नहीं थे, डेमोक्रेट भी यही थे, अंदर अंदर करते थे। द ओनली डिफरेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुलेआम कर रहे हैं। जी, कौल साहब का रिएक्शन चाहूंगा। कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन पहले भी पूछा था, आई थिंक आई विल आंसर इट नाउ। आप बात कर रहे हैं कि ये इट्स अ फैक्ट, ट्रम्प फैमिली इज इन्वॉल्व इन क्रिप्टोज का। मैं एग्जैक्ट आपको डाटा देता हूं, मुझे एक सेकंड दीजिए, बिकॉज ये बार बार सवाल पूछा जाता है, सो दैट वी आर स्पेसिफिक एंड गिव यू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। देखिए, एक कंपनी है WLF के नाम से, वो डीफाई करती है। मैं खुद भी क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हूं, तो इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ये 2024 में फॉर्म किया। अब ध्यान दीजिएगा, 60% इज ओन्ड बाय ट्रम्प फैमिली। आप इस पे रिसर्च करिए। अप्रैल 2025 के अंदर WLF ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था, किसके साथ? पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एंड आर्मी चीफ। आर्मी के जो टॉप 3 लोग हैं, उनका क्रिप्टो से क्या लेना? ये आप सोच कर देखिए, कौन सी दुनिया कहां से कनेक्ट। अब ये जनरल साहब बैठे हैं, अब मैं इनके साथ कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल सकता हूं?
इट्स नॉट इवन अलाउड इन इंडियन आर्मी। क्या मैं इनके साथ कोई बिजनेस कर सकता हूँ पार्ट टाइम रियल एस्टेट का? ये समझ के बाहर है। दूसरी बात ये समझना जरूरी है, जब आप, क्योंकि मैं इस एरिया को थोड़ा समझता हूँ। देखिए 75% ऑफ टोकन इस कंपनी के तकरीबन ट्रम्प फैमिली ओन करता है, और एज ऑफ टुडे इसके अंदर $22.5 बिलियन वर्थ के टोकन्स हैं। 22.5 बिलियन। इसके अंदर जो को पार्टनर साइनिंग है वो टॉप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग आर्मी चीफ आसिम मुनीर। ये आपको क्या समझाता है? ये समझाता है कि ये कंट्री किस, पाकिस्तान, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, लोगों को ही जागना पड़ेगा, रिवोल्ट करना पड़ेगा। दिस इज अनबिलीवेबल वो कैसे रन कर रहे हैं। और एक सबसे खतरनाक खतरे की घंटी ये है कि वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर क्रिप्टो हब बनना चाहते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर मियामी है। मैं इस मार्केट के साथ थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूं, इसलिए मैं समझ सकता हूं इसका ग्रोथ पोटेंशियल 10x है। तो 220 बिलियन पहुंच सकता है अगले 5 से 6 साल के अंदर, क्योंकि ये ऑल्ट करेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं, मीम कॉइन्स के अंदर काम कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, ट्रम्प के खुद के भी मीम कॉइन है। उनकी खुद की ट्रू सोशल जो कंपनी है उसमें मैंने भी खुद इन्वेस्ट किया था। आई एम आउट ऑफ इट नाउ। उसका आप ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आप खुद ही देख लीजिए रिसर्च से। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन द पॉइंट इज फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी उस एरिया के अंदर आएगी। पाकिस्तान के गरीब आवाम उसमें पैसा लगाएंगे, उसको बेचा जाएगा और वो बाहर होगा, और गरीबी और आएगी। अनरेगुलेटेड जब आप आर्मी को फाइनेंस के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो किस लेवल का करप्शन आएगा, बोलना नहीं चाहिए। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनके डायरेक्ट फ्रेंड्स हैं जो आर्मी के एक्स चीफ जनरल्स हैं, अमेरिका में रहते हैं। उनके डंकिन डोनट्स 200 ट्रेडर जोस, मैडम को भी पता होगा, यहाँ पे अलग अलग बिजनेस खरीद के अपने बच्चों को यहीं पढ़ाते हैं, अपने देश के अंदर और गरीबी बढ़ाते हैं, और यहाँ पे वो करप्टेड मनी इन्वेस्ट करते हैं। सर आपने कहा और इसके पाकिस्तान ऊपर जो है, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा डेटा दिया और बहुत क्लियरली आपने ये कनेक्शन उजागर किया पाकिस्तान और अमेरिका का। आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो हब बनना चाहता है, अमेरिका बनाना चाहता है। सर वो क्रिप्टो हब बने ना बने, वो करप्ट हब पहले से ही है। अमेरिका, मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, अमेरिका वर्ड मत यूज कीजिए। जो पॉलिसी मेकर अभी यहाँ बैठे हैं वो, डोनाल्ड ट्रम्प, बिकॉज ठीक अमेरिका है। मैं भी हूँ, अमेरिका पूर्णिमा जी भी हैं, अमेरिका में बिलियंस ऑफ वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड लोग हैं जो दुनिया के बारे में दिन रात सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, जी। दवाइयां बनाते हैं, एआई पे काम जी। करते हैं। अमेरिका नहीं, जो करंट पॉलिसी कुछ एडवाइजर आप समझ चलिए लीजिए। आपके एडवाइस को मैं सिर माथे पर लेता हूं और आगे से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी एंड ट्रंप प्रशासन शब्द का इस्तेमाल करूंगा। फिलहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।